इस सालों में कहीं 50 साल तक तो एनसी ने हुकूमत किया और 20 साल लगभग कांग्रेस ने हमारे अवाम की वोट लेके हुकूमत किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लद्दाख इस स्थिति में है कि अभी भी गरीबी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और गरीबी की जड़ होता है एजुकेशन, जिस चीज़ पे हम कभी ध्यान देते नहीं हैं। मैं जब ये गांव जा रहा था इस एक महीने में संघर्ष किया है बहुत, इस साइड स्पेशली ये करसे के नाले में हमने ये देखा, लोग अनफॉर्चुनेटली कोई भी कहता है कि यहाँ नेता चोर है, हम जो चुन के देते हैं वो चोर निकलते हैं, हमारे लिए कुछ करते नहीं है। लेकिन सच्चाई ये नहीं कि नेता चोर है हमारा, सच्चाई ये है कि हम अपना वोट को, कीमती वोट को 500 के खातिर, कोई सोलर के खातिर, कोई शीट के खातिर बेच देते हैं। और ये नेता जो 500 में अपना वोट, आपका कीमती वोट ख़रीदते हैं, कोई हरिचंद तो है ही नहीं, वो भी आगे जाके अपना ज़मीर 5000 में बेच देगा। तो गलती किसका हो गया? गलती हमारे समाज का है। गलती हमारे समाज का है जो अपने नेता को एक सोलर के खातिर, एक शीट के खातिर, एक जाली के खातिर चुन लेते हैं, और ऑब्वियसली वही नेता सिर्फ वही देगा जो समाज चाहिए। और हमारे समाज को कभी एजुकेशन के बारे में, बच्चों के एजुकेशन के बारे में सोचना नहीं है। और जहाँ तक मैंने देखा लद्दाख में, अगर गरीबी को हमने यहाँ से हटाना है तो सबसे बड़ा वेपन है एजुकेशन। तो जब तक एजुकेशन नहीं होगा हम कहीं तक आगे नहीं जा पाएंगे। और हम नेता को दोष देते हैं, चाहे कोई भी पार्टी का हो, उसको दोष देते हैं कि हमारे लिए कुछ करते नहीं है। लेकिन एक्चुअली समाज जो चाहता है वही मिलता है। आप नेता जिसको चुन के देते हैं, जब उसको बोलते हैं कि भैया हम अपना 5 किलो गेहूँ और सोलर के लिए वोट दे रहे हैं, या रात को उसकी दावत में एक चिकन की बोटी खा के उसको वोट देते हैं, तो ऑब्वियसली वो जाके वही देगा ना। हमें कौन सा आपने मुद्दा बना दिया है कि हमारे यहाँ पे हाई स्कूल की एजुकेशन की क्वालिटी एजुकेशन के लिए काम चाहिए। जब हमें चाहिए ही नहीं तो नेता भी तो वही देगा। तो इसीलिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि लद्दाख में जहाँ तक हो सके, हम यहाँ पे नेता बन के नहीं आए हैं, हम यहाँ पे अपने लोगों को पीछे खड़ा होने के लिए, कार्यकर्ता बनाने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग आए हैं गांव-गांव जाके ऐसे यूथ को आइडेंटिफाई करें जो अपने समाज के लिए कुछ कर पाए, जो हमारे साथ इस संगठन में कंधा मिला के उसी गांव के लिए सेवा कर सके, जिसके अंदर इच्छा हो सेवा करने का, उसको साथ लेने के लिए आए हैं। और ये संघर्ष हम शुरू किया है और इसका कोई एंड नहीं होता जब तक हमारा यहाँ पे अभी जो इलेक्शन हो रहा है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा आप लोगों का, चाहे कोई भी नेता किसी पार्टी का हो, आप वो मत देखो कि वो बंदा किस पार्टी का है, किस इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखता है। मुद्दा बनाओ अपने बच्चों का। ये तो सच्चाई है। अगर किसी से भी पूछेंगे कि अपने सबसे कीमती चीज़ क्या चाहिए, तो सबके जवाब होगा कि बच्चों के फ्यूचर ठीक करने के लिए। लेकिन अगर हमने आज तक वोट दिया होगा एजुकेशन के लिए, हमने आज तक नेता हमने चुन लिया और उसको सिर्फ इस मुद्दे पे चुन लिया कि उसको एजुकेशन चाहिए था, हमारी गलती है। और इस संघर्ष में हम शुरू किया है और लोगों तक जाएंगे। हमारा काम होगा इलेक्शन के बाद गांव-गांव जाके लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए आए हैं। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, अगर इसके बाद अगर हमारे साथ लोग जुड़े और ऐसे दरख्त की से संगठन को साथ दे जिस दरख्त
को हम लगाएंगे, आगे जाके उसी दरख्त से फल मिलेगा बच्चों को और उसी के छाए के नीचे ख़ुद भी आराम हो जाएंगे। तो इसी मन को लेके आए हम। हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है अभी किसी पार्टी का, लेकिन ये गलत चीज़ है कि यहाँ पे हम जब आए हैं लोगों के बीच में गया है, लोगों को जो आज तक हमारे ऊपर हुकूमत किया है वो लोगों को करवा लगा है और हमारे ख़िलाफ़ भी बोलने लगे हैं। तो इसी से आपको पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। ठीक है, सो देखते हैं। अभी फ़िलहाल इसी उम्मीद से ये पार्टी को शुरुआत किया है और लोगों में जाएंगे, लोगों को जगाएंगे, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो हम आपको ये कहेंगे कि मुबारकबाद देंगे कि आप रीजनल पार्टियां बना रहे हैं जी। 370 के बाद लोगों के दिमाग में एक ख्याल आई है, खासकर लद्दाख की पॉलिटिक्स को हर कोई आता है, खासकर 370 के बाद जो इस वक्त जो केडीए और एपेक्स जो इशू उठा रहे हैं लद्दाख बचाओ जी। ऐसा नहीं लगता है कि कोई बाहर की पार्टी किसी साजिश के तहत या कोई पार्टी ने उसको प्रपोजल प्लान करके भेजा है आम लोगों में, क्योंकि आप तो पहली बार आ रहे हैं। बिल्कुल आपके बारे में आम लोगों का ये कहना है कि भाई हो सकता है अभी नई पार्टी आएगी तो उनके दिमाग में ये है कि बाहर किसी कोई भी एजेंसी, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, प्लान करके भेजा हो कि बाहर के लोगों को बचाओ, बाहर से पॉलिटिक्स बचाओ। तो इस बात को आप किस तरह देते हैं? अच्छा सुनिए, जब एक पार्टी की नींव रखते हैं ना, वो पार्टी एक्चुअली अपोजिशन में खड़ा होता है जो भी एग्जिस्टिंग पार्टी है यहाँ पे। ये नहीं कि हम बीजेपी के साथ दे के पार्टी बनाएंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। जब हम यहाँ पे नया पार्टी रहेंगे तो ऑब्वियसली सरकार का ही तो सबसे पहले गलतियाँ निकालेंगे और इससे पहले जो सरकार में थे उसका गलतियाँ निकालेंगे। तो इसमें कोई बात तो आता ही नहीं कि हमने किसी को हमें फ्रेम करके यहाँ आ गया है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वही है। अभी हमारे यहाँ पे लोग ये अपने बच्चों के फ्यूचर की जगह वो लोगों को 370 मोर इम्पोर्टेंट, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे वो लोगों का दो परिवार का ज़िंदगी इससे ज़्यादा है, क्योंकि वो 370 लाने से वो लोगों परिवार को फ़ायदा मिलता है, लद्दाख को तो फ़ायदा नहीं मिलता। लद्दाख को तो इनफैक्ट 370 जाने के बाद जितना फ़ायदा मिला है, आप इंटरव्यू देख लीजिए, आप लोगों ने इंटरव्यू किया है काउंसलर का, आप देख लीजिए उससे पहले हमारी क्या स्थिति था, आज क्या स्थिति है। तो हमारे मुद्दा ये समझ में नहीं आता है कि हम 370 को क्यों हम सपोर्ट कर रहे हैं। मैं मान सकता हूं कि कश्मीर में अगर कोई करता है तो दो परिवार करता है, ठीक है। जब इनफैक्ट कश्मीर की आवाम भी मुझे नहीं लगता है कि 370 का सपोर्ट करते होंगे, और इसको मुद्दा बना के बोलेंगे कि भैया ये पार्टी नया खड़ा हुआ है सिर्फ एक अलग पार्टी को करने के लिए, तो ये लोगों की बेवकूफ़ी है और ये एजेंडा बना हुआ है कि एक पार्टी को कमज़ोर करने के लिए, और कुछ नहीं है। सर, जब आपने यहाँ पार्टी बनाया जी, तो आपने अपने साथ कुछ पॉलिटिकल, कुछ सोशल वर्कर्स या कुछ आदमी को लेकर आप तनहा चले? सुनिए, मैंने आपको बातों में बताया, हमने यहाँ पे नेता बन के नहीं आए। देखते हैं कुर्ता पजामा पहनते हैं, लेकिन हम नेता नहीं हैं। हम लोगों में आए हैं, लोगों को जगाने के लिए। अब जाएंगे अपने लोगों, ऐसे लोगों को चूज करेंगे जो हमारे साथ रहें, कंधे मिला के इस संगठन को मजबूत करने के लिए, अपने पीछे भीड़ खड़ा करने के लिए नहीं आए। ये क्लियर बात है हमारा। सर, आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। सर, आप किस गांव के रहने वाले हैं? देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया, मेरा नाम है कश्मीरी, लेकिन मैं हूँ बरसो गांव से, और एक हमारे दादा आपके लोगों के जैसे ही किसान थे, ठीक है। और हमारे फादर ने हमें पढ़ाया लिखाया और इतना काबिल बनाया कि आज ऊपर वाले की करम से सोच सकें आवाम के लिए। सर, क्या आने वाले इस बार के लेजिस्लेटिव इलेक्शन में लद्दाख यूनाइटेड ग्रेट लद्दाख पार्टिसिपेट करेंगे? और दूसरी जानब रिसेंटली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें आपके पार्टी के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि एक नया पार्टी आ रहा है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का बी पार्टी हो सकता है, और आपको आरएसएस के साथ भी जोड़ के दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, आपके क्वेश्चन में कहीं क्वेश्चन है तो क्या, सबसे पहले ये है कि हम इस इलेक्शन में लड़ने नहीं आए हैं। कोई भी अगर पॉलिटिकल के एबीसी आता हो, उसको पता है एक पॉलिटिक पार्टी लॉन्च करने के लिए एक माहौल होना चाहिए, और ये माहौल अभी जो इलेक्शन का है, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू लॉन्च ए पार्टी। मैं सर्दियों में जो लोग जम्मू जाते हैं या उसमें तो आके अपना बात तो नहीं रख सकता,
इसी में हम लोगों के पास जाएंगे कि लोगों में डिस्कशन जो है, चाहे कितनी अपने घर से लेके दुकान, छोटी छोटी जगह जहां इकट्ठा होते हैं, पॉलिटिकल डिस्कशन होगा। एंड इसीलिए हमने इसी टाइम को चूज़ किया है। सेकेंड, आप जो बता रहे थे कि भैया एनसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें आरएसएस का बताया, यही सबसे बड़ा हमारी जो लोकल पॉलिटिक्स है ना उसमें है। आरएसएस का लद्दाख से क्या लेना देना है? हमारे यहाँ पे हिंदू है, हमारे यहाँ पे मुस्लिम और हिंदू में लड़ाई हो रहा है, हमारे यहाँ पे आरएसएस का कोई आज तक वजूद था या नहीं था? आरएसएस को अगर आप जिस हिसाब से पिक्चर कर रहे हो उसका फायदा लेने की कोशिश कर रहे हो, आप ये नहीं जानते हो कि आरएसएस एक्चुअली क्या है। उसमें जानने के कोई अपने को वो किसी को बताते हो भी नहीं, उसी से जिससे बोला ना उससे पूछोगे वो भी नहीं बता पाएगा। लेकिन उसको एक एजेंडा बना के जो सामने उसकी 70 साल की पावर लेने आया है, ऑब्वियसली एक बिल्ली की पूंछ का आप खींचने लगोगे तो काटेगा तो जरूर नहीं काटेगा। तो इसीलिए वो लोगों ने एजेंडा बनाते हैं। लेकिन ये सच है कि पार्टी, हमने यहाँ पे कोशिश करना है कि इस पार्टी को आने वाले 10 साल में लद्दाख की रीजनल मजबूत पार्टी बना देंगे। तो उसलिए ऑब्वियसली दूसरा पार्टी अपना जो है ना जगह सेफ नहीं देखते हैं, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। सर, अफवाह ये भी है कि आप आरएसएस के काफी क्लोज रहे हैं। देखिए, अफवाह ये है कि आरएसएस के क्लोज रहें या नहीं रहें, ऑलरेडी आपको जवाब दे दिया। आरएसएस का यहाँ लद्दाख में कोई एजेंडा है ही नहीं, ठीक है। आप मुझे एक एजेंडा यूज करके इसी को बदनाम करेंगे, सिंपल सी बात है। ये टूल नहीं चला, कल और पत्ता खेलेंगे। सर सबसे बड़ी बात ये है, एजेंडा ये है कि पूरी कारगिल में 80% लोग जो 370 के अगेंस्ट है। भाई 370 गलत हटाया, आप सपोर्ट करें 370। देखिए, सिंपल सी बात है, आपने 370 से पहले क्या थे, 370 हटाने के बाद हमारे पास क्या है? मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी चुना हुआ काउंसलर एक इंटरव्यू में, आप लोगों ने इंटरव्यू किया है, वही बोलते हैं कि भैया 370 से पहले हमारे पास बजट आते थे काउंसलर को, आई एम नॉट सेइंग द रीजनल बजट, एक काउंसलर को 15 लाख मिलता था। अब हमारे पास इतना पैसा है जो हम लोगों के जाके लोगों को दे सकते हैं। अब 370 को कौन सपोर्ट करता है? सबसे बड़ा गलती ये है, आप सुनिए मेरी बात सुनिए, 370 को बेनिफिट किसको है? नेशनल कॉन्फ्रेंस। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहां पे कितना मजबूत है आप मेरे से ज्यादा आपको जानते हो। तो वो अपना आइडियोलॉजी हम पे थोप रहे हैं, एक्चुअली हमारी आवाम के उसमें नहीं है। इसीलिए हम ये संघर्ष करके लोगों में जाके वो लोगों को जगा दें कि एक्चुअली हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोई हमारा आगे जाके फ्यूचर नहीं मिलेगा। नेशनल पार्टी होता है कांग्रेस, बीजेपी, मैं मान सकता हूं दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टीज इन इंडिया, लेकिन उसके साथ चलने के लिए हमारी जगह अगर दिलों में लोगों में भावना होगा तो उसकी रिस्पेक्ट करता हूं मैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मेरे को कभी उस पर रिस्पेक्ट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ही मुद्दा उठा रहा है कि हमारा जो खानदानी था, आप वो मत देखो कि 370 जो है पब्लिक को फायदा मिलता था, वो एक ही 2 परिवार को खानदानी फायदा मिलता था शेख अब्दुल्ला से लेके आज तक। उसी को बचाने के लिए लोगों में यही फैला रहे हैं, हमारे लद्दाख को इसको फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात मुताबिक है। बीजेपी सरकार आने के बाद डेवलपमेंट काम हुआ है, लेकिन आप कहते हैं 370 में, आपको बताऊंगा 370 पैसा आ गया, हमारे केस इसके पहुंच जाते थे। आज हमारे नहीं, आप थोड़ा सा रिवर्स करो। मेरी बात सुनिए जी। लोगों का कहना है, मैं नहीं कहता हूं ना, मैं आपको लोगों की बात जी लोगों का कहना है कि 15 कम से कम 10 हमारे केस अफसर होते थे, केजीएस में होते थे, जुडिशल में होते थे, फॉरेस्ट में होते थे। 2019 से लेकर अभी तक एक बार इंटरव्यू भी नहीं। इस वक्त जो है गवर्नमेंट दावा करती है भाई 12,000 हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है, वो नहीं है। आउटसोर्सिंग से आके हमारी ही नौकरी करके आधी तनख्वाह बाहर जाता है, तो ये सब क्या है फिर? ओके, इसका आप थोड़ा सा फिर भी आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन कर रहे हो। देखिए, 370 हटने के बाद ही तो हमारे लद्दाख अलग हो सका। जब तक 370 था, लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करने का कोई सावधान था नहीं। 370 हट गया, हमारे लद्दाख अलग हो गया।
और लद्दाख अलग होने के बाद स्थिति अभी ये है कि हमारा बजट जम्मू कश्मीर में तय नहीं होता है। जम्मू कश्मीर में हमारी लद्दाख अफेयर को मात्र मैक्सिमम 130 करोड़ मिलता था, लेकिन हमारा बजट अभी पार्लियामेंट में पास होता है और इस लास्ट बजट है 5,900 करोड़ बजट, ठीक है। तो उसमें आपको अंतर दिख नहीं रहा है। आप आते हैं एम्प्लॉयमेंट पे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का सबसे बड़ा हमारा गलती है। मैंने आपको सिंपल से बता दिया, एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन को जो भी आप आज तक मैंने लोगों का, आप जो काउंसलर आके अपना करते हैं कि हाँ वी विल डू ऑन ए वर्क ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ, लेकिन डिटेल पे तो भी जाओ। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना बुरा है कि अभी आपके परिवार में टीचर होंगे, आपके पड़ोसी में टीचर होंगे, आप उससे पूछिए कि हमारे यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड इम्प्लीमेंट हो सकता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब के सब आपको जवाब देंगे नहीं है। जी नहीं, आप 2020 के एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से हमारे तीन साल के बच्चे नर्सरी से लेके उसका क्लास में जाना इल्ज़ामी है, लेकिन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचर है नहीं है। तो हम उसको आज तक हमारी जो काउंसलर, हमारी जो नेता चुन के आते हैं, उस आवाज़ को आगे तक दिया ही नहीं है। अगर आवाज़ को आगे दिया होता तो हमारे रिक्वायरमेंट भी तो उसमें निकलता। एजुकेशन पॉलिसी की जब बना था, वही कमेटी ने बोला 3 लाख टीचर की रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है एजुकेशन पॉलिसी 2020 का इम्प्लीमेंट करना। उसमें से हमारे लद्दाख का कितना होगा? उसमें तो हम काम नहीं कर रहे हैं। हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं सरकार में। सरकार में इल्ज़ाम लगाना बहुत इजी है। मैं पर्सनली एलजी साहब से मिला, उसके व्यू देख के मेरे को लगा सच में ही इज इन द राइट प्लेस। हमारी सेंट्रल योजना कितना आते हैं, एक्टिव योजना, अभी आप वेबसाइट में चले जाओ, लद्दाख की 5 योजना है। कौन सा योजना में हमने अभी तक एप्लीकेशन लगाया? हमारे काउंसलर ने कौन सा योजना 5 योजना में अभी तक एप्लीकेशन लगाया? उस योजना में से एक है अनएम्प्लॉयमेंट का, जो सरकार पैसे दे के लोगों का बिजनेस बना सकता है। कितने लोगों ने उस योजना का आज तक फायदा उठाया? उस योजना में हमारे रूरल एरिया की लिंक रोड की डेवलपमेंट है, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट से। कौन आज तक हमारी नेता उस योजना का फायदा लिया किसी ने? सिर्फ हम इल्ज़ाम लगाते हैं सरकार में, सिर्फ हम इल्ज़ाम लगाते हैं कि हाँ दिल्ली में बैठा हुआ सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन अंदर के भी जाग के देखो आप। गलती मैं नहीं कहता हूं सिर्फ नेता की है, गलती हमारे खुद का है, जो ऐसे नेता को चुन के लाए हैं जिसको अंगूठा भी छाप करने के नहीं आता। सिंपल सी बात है। अब वो नेता धर्म के नाम पे, रिश्तेदारी के नाम पे चुन के लेके आ गए आप। अब वो नेता क्या करेगा? उस नेता को आप अपने सोलर पर लेने के लिए भिजवाया था, वो आपको अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? बहुत ही ज़रूरी है, जैसे आपने भी फरमाया, जब से आप कारगिल आए, जब से आपने ऑफिस इस्टेब्लिश की, बहुत सारे इल्ज़ाम आपके ऊपर आते हुए हम सुन रहे हैं। जिस तरह हमारे साथी जनरल साहब ने भी कहा कि यू आर एफिलिएटेड विद आरएसएस और साथ ही साथ बीजेपी बी टीम, और इससे बढ़कर एक बहुत ही इल्ज़ाम आपके ऊपर ये आ रहा है कि आप करोड़ों में पैसा लेके आप कारगिल आए हैं और जैसे इलेक्शन में आप वो पैसा बीजेपी बी टीम आप समझ गया। सुनिए, यही इल्ज़ाम एनसी ने लगाया था, ये आदमी करोड़ों में आता है। एक आदमी को मेरे सामने लाइए, ठीक है, कि बोले कि मोहम्मद कश्मीरी ने करोड़ रुपए ऑफर किया है आपको पार्टी ज्वाइन करने के लिए या पार्टी खड़ा होने के लिए। मैं पॉलिटिकल छोड़ के लद्दाख से निकल जाऊंगा। उल्टा हम इसकी अपोज कर रहे हैं। मैं कहता हूं करोड़ तो छोड़िए, अपना वोट 500 रुपये के लिए मत भेजो, एक शाम को जो खाना देते हैं उसके लिए भी मत भेजो। आरोप लगना बहुत इजी है, ठीक है, ग्राउंड लेवल में लोगों को पहुंच के अपना मैसेज देना हमारे धर्म है। आरोप तो ऑब्वियसली जिन लोगों ने 70 साल यहाँ हुकूमत किया, हमारे ऊपर इससे भी ज़्यादा गंभीर आरोप लगा सकते हैं, और उससे डरने वाले हम है ही नहीं। शुक्रिया सर। मोहम्मद खमीर साहब, हमारे नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करते हैं कि लोग हमारा आवाज़ सुन के, हमारे मन की इच्छा को सुन के सेवा करने की, ना मुझे
अपने लोगों को टाइम मौका दे दे और इस लद्दाख को एक खूबसूरत बना दें और इस लद्दाख की हिस्ट्री में एक नया चैप्टर लाएं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का हो। बहुत बहुत शुक्रिया।